हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिक्स इंस्टीट्यूट, जिस पे स्वागत है। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ चुके हैं। आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपन पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का मीनिंग क्या है कि जैसे अपने पास ये कैपेसिटर आपका, और इस कैपेसिटर में ये कैपेसिटर की P1 प्लेट है, ये P2 प्लेट है। अब इस कैपेसिटर को अगर अपन किसी एक्सटर्नल एजेंट से अगर चार्ज करते हैं, जैसे अपन ने क्या किया, इसको इस बैटरी से कनेक्ट किया। अब बैटरी से कनेक्ट किया तो मान लो बैटरी का पोटेंशियल कितना है, V पोटेंशियल है। इनिशियल इस पे Q इनिशियल है वो कितना है, 0 है। अब अपन ने माना, लेट अस कंसीडर एट टाइम t चार्ज एट प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। वो अपन ने कंसीडर कर लिया Qt इज इक्वल टू स्मॉल q। यानी कि इस बैटरी से जैसे ही कनेक्ट किया तो क्या हुए, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए। और इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए तो t टाइम पे इस पे आपका प्लस q आ गया, और इस पे आपका क्या आ गया, माइनस क्यू आ गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। जैसे आपने बैटरी से कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, और इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए तो अपन कह सकते हैं कि क्यू टाइम के बाद में इस पे चार्ज ये आ गया। अब आप ये कहोगे, आफ्टर टाइम dt लेट अस कंसीडर अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर एट प्लेट्स। वो कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ, dq अमाउंट ट्रांसफर हुआ। पहले आप ये कह सकते हो कि जब इस पे q चार्ज होगा और इसकी अगर कैपेसिटी c हो, तो आप कह सकते हो इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v डैश है वो कितना आएगा, इस पे q अपॉन में c। और इसको इक्वेशन नंबर क्या कह सकते हो, फर्स्ट दे सकते हो। क्या होगा बच्चों कि V पोटेंशियल तो तब प्रोड्यूस होगा जब इस पे टोटल चार्ज कैपिटल Q आ जाएगा। यानी कि अपन को चार्ज करना है, चार्ज अप टू कैपिटल Q। यानी कि ये जो बैटरी है वो इसको कितना चार्ज सप्लाई करती है, कैपिटल Q चार्ज सप्लाई करती है। तो अब आपको क्या करना है कि इस कैपेसिटर पे कैपिटल Q चार्ज सप्लाई करना है। अब आपने किसी टाइम पे इसको चार्ज कितना दिया, स्मॉल q दिया, तो उस टाइम पे इसका जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ वो V डैश इज इक्वल टू Q बाई C लिख सकते हैं। अब अपन ने कहा कि dt टाइम के बाद में इस पे कितना चार्ज और इंक्रीज हो गया, dq चार्ज और इंक्रीज हो गया। तो आपके पास t टाइम पे तो इस पे चार्ज था q, और t प्लस dt टाइम पे इसके पास चार्ज हो जाएगा q प्लस dq। अब आप यहां से समझ सकते हो कि ये जो q चार्ज है, ये जो dq चार्ज आएगा, इस dq चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी कि इस कैपेसिटर पे जब आपका q चार्ज है तब तो पोटेंशियल V डैश है, पर जैसे ही अब इस पे और चार्ज इंक्रीज करना चाहोगे तो आपका जो पहले से प्रेजेंट चार्ज है वो आने वाले नए चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और रिपेल करेगा तो इस चार्ज रिपल्सन के अगेंस्ट अपन को क्या करना पड़ेगा, वर्क। और यही वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी की फॉर्म में। तो बच्चों आपको ये समझना है कि एनर्जी कैसे स्टोर होती है। तो एनर्जी स्टोर होने के पीछे आपका प्रोसेस है वो चार्जिंग प्रोसेस से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि इनिशियली कैपेसिटर पे चार्ज कितना, 0। टी टाइम में अपन ने उस पे चार्ज कितना दे दिया, स्मॉल q। उस टाइम पे पोटेंशियल प्रोड्यूस हो गया V डैश इज इक्वल टू Q बाई C। अब आप ये कह सकते हो कि सर इस V डैश पोटेंशियल पे
चार्ज Q को Q प्लस dQ करना पड़ेगा, तो ये Q चार्ज dQ चार्ज को रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो इस रिपल्सन के अगेंस्ट अपन को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, और वही वर्क डन अपना किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी की फॉर्म में। तब आप कह सकते हो फॉर dQ चार्ज या फॉर ट्रांसफरिंग dQ चार्ज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यानी आपको dQ चार्ज अगर क्या करना है, ट्रांसफर करना है, तो एक्सटर्नल एजेंट यानी कि बैटरी आपका जो वर्क डन करेगी, उस वर्क डन को लिख सकते हो dW इज इक्वल टू V डैश इंटू dQ। कौन सा फॉर्मूला लगाया, जनरल फॉर्मूला आप जानते हो, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, यहां से W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी लिख सकते हो। अब आपका dQ चार्ज जब ट्रांसफर करते हैं तब पोटेंशियल कितना है, V डैश, तो आप यहां से dW इज इक्वल टू लिख सकते हो V डैश इंटू dQ, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, सिंपल है। अब आप टोटल वर्क डन निकालोगे, तो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू, चार्ज इनिशियल कितना था, 0, फाइनल में कितना चार्ज देना है, कैपिटल Q चार्ज, और ये dW हो गया, और इस dW की वैल्यू यहां से रख दो, तो आप यहां से वैल्यू रखोगे तो यहां से आएगा 0 से Q V डैश dQ, और V डैश की वैल्यू ऊपर से रखते हैं, तो यहां से 0 से Q अपॉन में C dQ आ गया। अब 1/c तो कॉमन ले लो बच्चों, तो 1/c कॉमन लेते हैं, तो ये 0 से Q, और ये हो गया Q इंटू dQ। क्या किया बच्चों, सबसे पहले आपने टोटल वर्क डन कितना निकालना, 0 से Q तक का, अपन ने वर्क डन की वैल्यू यहां पुट कर दी, V डैश की वैल्यू यहाँ Q/C रख दी, तो यहां से W इज इक्वल टू ये निकल कर आ गया। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1/c, और Q का इंटीग्रेशन हो गया Q स्क्वायर बाई 2, और लिमिट है 0 से कैपिटल Q। कौन सा फॉर्मूला लगाया बच्चों, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते हो, x की पावर n dx इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन ने ये सोल्व कर दिया, तो यहां से W इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2c, और अपर लिमिट Q स्क्वायर, लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर, यहां से आपका निकल कर आ गया Q स्क्वायर अपॉन में 2c। तो बच्चों आप ये कह सकते हो कि किसी C कैपेसिटी के कैपेसिटर को Q चार्ज सप्लाई करने के लिए जो वर्क डन करेंगे, वो वर्क डन कितना होगा, Q स्क्वायर बाई 2c, और यही वर्क डन है, दिस वर्क डन stored in form of energy, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि यही आपका वर्क डन है, वो किस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, सिंपल है। पहले अपन ने कहा कि किसी टाइम t पर उस पे चार्ज Q है, Q से dQ प्लस dQ करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, ये इस वर्क डन को टोटल इंटीग्रेट किया तो आपके पास एनर्जी आ गई। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बच्चों, अभी अपन ने ये फॉर्मूला निकाला, U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन में C, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर का फर्स्ट फॉर्मूला है, इन फॉर्म ऑफ Q एंड C। तो अगर आपका कैपेसिटर पे चार्ज कांस्टेंट रख के पोटेंशियल एनर्जी का अगर चेंज बताया जाए, तो आप कह सकते हो यहां से कि आपके पास दो पॉइंट निकल कर आएंगे। पहला है, इफ Q कांस्टेंट हो
तो आपका U इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलेगा C के। और इफ C कांस्टेंट हो तो उस टाइम पे U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा Q स्क्वायर के। तो बच्चों एक तो ये चीज याद रखना। अब सेकेंड आप क्या कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा चेंज और कर सकते हो। Q इज इक्वल टू आप जानते हो CV, और CV जानते हो तो ये ऊपर रखे तो U इज इक्वल टू 1/2 CV का स्क्वायर अपॉन में C, और इसको सोल्व करें तो आपका C ये निकल कर आता है 1/2 CV स्क्वायर। ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की सेकंड फॉर्म आई है। किसकी फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ C एंड V। तो आपको C और V गिवन हो तो आप इस फॉर्म को यूज में ले सकते हो। अब इसमें आपके पास क्या है कि इसमें आप कह सकते हो कि इफ V कांस्टेंट हो आपका तो U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है C के। देखो Q कांस्टेंट होने पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और V कांस्टेंट होने पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे ही अगर आपका इफ C कांस्टेंट रखी जाए तो आपका U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा V स्क्वायर के। क्लियर है बच्चों? थर्ड ऐसे ही आप कह सकते हो कि इस CV की जगह QV लिख सकते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 CV इंटू V। क्या क्या बच्चों? इस V स्क्वायर को V इंटू V कर दिया, और इसकी जगह अपन Q लिख सकते हैं तो 1/2 QV। ये आपकी एनर्जी की थर्ड फॉर्मूला हो गया है इन फॉर्म ऑफ Q एंड V। और इन फॉर्म ऑफ Q एंड V की बात करोगे तो यहां से आप ये कह सकते हो कि इफ Q कांस्टेंट रखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी मिलेगी, और इफ V को कांस्टेंट रखा जाए तो U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगी Q के। तो आपको क्वेश्चन को देखना है ढंग से कि आपका फॉर्मूला किसकी और क्वांटिटीज कौन कौन सी गिवन है, और उन्हीं क्वांटिटीज के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, ये यूज में ले सकते हो। अब इसमें आपको एक नोट और याद रखना है, और वो नोट आपको ये याद रखना है कि दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी stored in electric field of capacitor। यानी कि आपका ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है कैपेसिटर में, वो किस रीजन में होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में स्टोर होता है। अब आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। प्रूव कैसे कर सकते हो कि C इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है D के। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल D के होता है। और आप कह सकते हो कि U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया यहां से C, तो आप कह सकते हो कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया D के। अब आप इसी के बेसिस पे कह सकते हो कि अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच की डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो एनर्जी कम होगी, और अगर डिस्टेंस कम करूंगा तो एनर्जी बढ़ेगी। अब डिस्टेंस बढ़ाने का मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन चेंज कर रहे हैं। कम करेंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन अगर चेंज होगा तो एनर्जी का अमाउंट भी चेंज हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर होती है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में स्टोर होती है। क्लियर है बच्चों? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों, अपन ने ये देखा कि ये जो कैपेसिटर की एनर्जी है वो किस में स्टोर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है। तो यहीं से एक टर्म आती है जिसको नाम दिया जाता है आपका एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर।
एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर का मीनिंग क्या है बच्चों, कि आपका कैपेसिटर के कितने वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, उसको नाम दे दिया जाता है एनर्जी डेंसिटी। तो अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, तो आप लिख सकते हो कि सर एनर्जी डेंसिटी है वो आपका होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी आपका यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हुई, इसी को एनर्जी डेंसिटी कह देते हैं। एनर्जी डेंसिटी को म्यू से लिखते हैं और एनर्जी को यू से, और आप वॉल्यूम को वी से लिख सकते हो। तो मैं पोटेंशियल और वॉल्यूम में कंफ्यूज नहीं हो इसलिए यहाँ पूरा लिख दिया वॉल्यूम आपके पास। अब अपन जानते हैं कि फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर आप बात करोगे कि ये आपका कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिनके बीच की ये डिस्टेंस तो डी है, इसका एरिया ए है, और इसको अगर अपन कोई क्यू चार्ज दें एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प से, तो इसमें जो एनर्जी निकल कर आती है U इजिकल्स टू, वो अभी निकाल के आए अपन 1/2 CV², और C है उसको आप A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D लिख सकते हो, और V है उसको आप E इंटू DV लिख सकते हो। बच्चों ये फॉर्मूले पढ़ चुके हैं अपन दोनों, ये दोनों फॉर्मूले आप पुट करोगे और वॉल्यूम इक्वल्स टू आप लिख सकते हो एरिया इंटू डिस्टेंस। प्लेट का एरिया तो कितना है और कितनी डिस्टेंस में है, डी डिस्टेंस में है। तो इन तीनों के बेसिस पे पहले आप U निकालो, तो 1/2 C की जगह लिखा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, और यहां से अगर देखोगे तो V की जगह लिख सकते हैं E इंटू डी, तो E इंटू डी का स्क्वायर। क्या किया बच्चों, देखो ये एनर्जी का जो फॉर्मूला उसमें C की और V की वैल्यू लिखी। ये V आपका किसको बता रहा है बच्चों, पोटेंशियल को बता रहा है, ध्यान रखना कंफ्यूज मत हो जाना है यहाँ पे। अब आपके पास यहां से सोल्व करोगे तो ये आएगा 1/2, एक डी से एक डी तो कट जाएगा, और ए डी एप्सिलॉन नॉट E² ये आएगा आपके पास निकल कर। अब यहाँ आप एनर्जी आ गई, वॉल्यूम आ गया, तो आप कर सकते हो एनर्जी डेंसिटी म्यू इक्वल्स टू 1/2 AD एप्सिलॉन नॉट E² अपॉन में AD ने AD को मारा, और म्यू इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² निकल कर आया। तो बच्चों ये आपका कहलाता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। ध्यान रखना है बच्चों, ये अगर आपको पूछ लिया जाए एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, तो आप ये कह सकते हो कि आपका जो E है वो कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है, तो म्यू की वैल्यू है वो भी क्या करेगी, कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगी। सिंपल है एनर्जी डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला। एनर्जी डेंसिटी का मीनिंग हुआ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम का मीनिंग एनर्जी को वॉल्यूम से क्या करना, डिवाइड करना है। एनर्जी का फॉर्मूला रखा, वॉल्यूम का रखा, सोल्व किया, तो ये एनर्जी डेंसिटी निकल कर आ गई। क्लियर है बच्चों, तो ये आपका एनर्जी ऑफ कैपेसिटर और एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर हो गया है। वीडियो को देखने के बाद में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।